नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 14 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 14 में हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये बात हम यहाँ आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर होते हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम ये बात सीखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मीनिंग क्या है। सेक्शन 14 की अगर हम शुरुआत करें, सेक्शन 14 की लैंग्वेज को देखें तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन जो 14 है वो प्रॉपर्टी को डिफाइन करने से पहले एक फ्रेज लिखता है। उस फ्रेज का क्या मतलब है, पहले मैं उस फ्रेज का मतलब ही आपको समझा देता हूं। सेक्शन 14 की शुरुआत कुछ शब्दों से होती है। उन शब्दों का लिटरली टेक्निकली क्या मीनिंग है, आइए हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 14 की शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 14 की शुरुआत यहाँ इन शब्दों से होती है। तो आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या मतलब है इस बात का। कहते हैं जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 14 पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 14 में हमने क्या सीखना है। सेक्शन 14 में हमने सीखना है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म हमें सीखना है। बहुत अच्छी बात है, ये हम सीखेंगे। लेकिन सेक्शन 14 इस चीज को, मीनिंग को दो सिचुएशंस में डिफाइन करता है, दो सिचुएशन में डिफाइन करता है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन ये है कि पार्टनर्स पार्टनर्स एग्रीमेंट में डिफाइन करते हैं। पार्टनर्स पार्टनर्स डिसाइड या डिटरमाइन, पार्टनर्स डिसाइड द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो पार्टनर्स अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। पार्टनर्स डिसाइड द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। पार्टनर ये खुद डिसाइड करते हैं कि जब हम बोलेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म तो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म का क्या मतलब होगा, वो एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स डिसाइड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड द सेकेंड सिचुएशन इज if the partners if the partners do not define if the partners do not define the term meaning of property। तो ये दो पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। तो हमें पार्टनरशिप के बिजनेस को रेगुलेट करना है थ्रू पार्टनरशिप एक्ट। तो इसमें बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का क्या मतलब है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म को जब हम समझें तो हम दो सिचुएशंस को समझेंगे। पहली सिचुएशन ये है कि पार्टनर्स डिसाइड द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। पार्टनर्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कैसे होगा। देन इन दिस सिचुएशन देन in such a situation in such a situation the term
property of the firm must be construed according to the contract, and in such a situation, अगर ये वाली सिचुएशन है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये डिफाइन नहीं किया गया कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब क्या है, इन सच अ सिचुएशन, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इन सच अ सिचुएशन term property of the firm the term property of the firm must be construed according to section 14 of इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ दो पॉसिबल सिचुएशंस हैं कि प्रॉपर्टी का मीनिंग आपने किसी भी फर्म के लिए जब प्रॉपर्टी का मीनिंग फाइंड करेंगे, ठीक है, आपने पार्टनरशिप के मसले सुलझाने हैं, जब पार्टनरशिप का डिस्प्यूट सुलझाना है, अगर वो डिस्प्यूट पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, अगर वो डिस्प्यूट पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि फर्म की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो जब हम पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट की शुरुआत में ही सेक्शन 14 ये कहता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स। तो पार्टनरशिप एक्ट प्रॉपर्टी को डिफाइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस देता है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब आप मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले पार्टनरशिप के बीच में जो डीड लिखी गई है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, उसको पढ़ लीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी का मीनिंग डिफाइन किया गया है तो वही मीनिंग लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं लिखा, डिफाइन नहीं किया कि पार्टनर्स की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो चीजें पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में इंक्लूड की गई हैं उसे आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको सेक्शन का मैंने ये बेस तैयार कर दिया कि सेक्शन 14 को हमें समझना कैसे है, सीखना कैसे है। आइए बच्चों, अब मैं सेक्शन 14 की लैंग्वेज को आपके साथ डिस्कस करूंगा और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम इस लैंग्वेज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला कोमा से पहले ये फ्रेज है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी अगर जो पार्टनरशिप की कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है तो जो आगे लिखा है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो आगे आपको बात पढ़नी पड़ेगी, आगे की बात आपको समझनी पड़ेगी। आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड, आगे नोट करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मेरे साथ आप नोट भी करेंगे, लिखेंगे भी, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी। इंक्लूड्स ऑल, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरी क्लासेस देख रहे हैं, अगर आप ने पेड मेंबरशिप ली हुई है मेरी क्लासेस की, तो किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, तो आप यू मस्ट बी रजिस्टर्ड विद मी
मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। माई फ़ोन नंबर इज़ 9818050252। से नो टू पायरेसी। अगर आपको कोई क्लासेस की कॉपी आपको देने के लिए कहे तो एटलीस्ट जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ तो हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, और किसी फील्ड में हम करें या ना करें। ठीक है। एजुकेशन इंसान का वही साथ देती है जब वो देने वाले की इजाजत से ली गई हो। आप महाभारत में कर्ण की स्टोरी पढ़ेंगे तो कर्ण ने जो एजुकेशन ली थी वो अनऑथराइज्ड तरीके से ली थी, वो अपने गुरु की इच्छा के अगेंस्ट जाके ली थी, तो लाइफ में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाया था। कर्ण की लाइफ को हम सक्सेसफुल लाइफ नहीं मानते हैं। तो आप भी बेटा अगर कामयाब लाइफ में होना चाहते हैं तो आप ईमानदारी से इन क्लासेस को देखिए। मेरी परमिशन के बिना आपने इन क्लासेस को कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करना है या कहीं किसी को एक्सेस इसकी नहीं देनी है। शाबाश। आइए हम इस सेक्शन को सीखेंगे। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स all property and rights, all property and rights and interest in the property and interest in the property originally brought originally brought into the stock into the stock of the into the stock of the firm। फिर कोमा है। ठीक है। इन पहले कोमा और दूसरे कोमा के बीच में जो वर्ड्स लिखे हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले इस सेंटेंस को पूरा कर लें। और acquired acquired by purchase or otherwise or otherwise by or for the firm by or of the firm by or for the firm। इसका भी एक डिस्टिंक्ट मीनिंग है। For the purpose and in the course of the business of the firm। For the purpose पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो बात समझ में आएगी। For the purpose and in the course of the business of the firm and सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लास्ट एंड इंक्लूड्स। देखो कितना बड़ा सेंटेंस आपने लिखा है ये। एज इट इज लॉ की लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन इंक्लूड्स ऑल्सो द गुडविल
of the business. Goodwill of the business. आप बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। शाबाश। ये सेक्शन 14 के 2 पैराग्राफ हैं, तो दोनों पैराग्राफ में से फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको बताया है, और इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स का क्या मतलब है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। भाई पार्टनरशिप के डीड में अगर लिखा है तो वो पढ़ेंगे, अगर डीड साइलेंट है तो हम ये वाला मीनिंग लेंगे जो हमने लिखा। कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स all property and rights, all property and rights and interest in the property originally brought मतलब bring की ये past form है brought मतलब लाया गया। यानी जब हमने पार्टनरशिप बनाई थी तो ओरिजिनली जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर लेकर आए थे, पैसा घर से लेकर आए थे, जो एसेट लेकर आए थे, तो उसको फर्म की प्रॉपर्टी माना जाएगा। इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रोट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। तो सभी पार्टनर्स एक कॉमन स्टॉक में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक कॉमन स्टॉक बनाते हैं। सभी पार्टनर्स अपना अपना हिस्सा उस स्टॉक में कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई प्रॉपर्टी ले आया होगा, कोई ट्रक ले आया होगा, कोई मशीनरी ले आया होगा, कोई रॉ मटेरियल लेकर आया होगा। तो जो गुड्स, जो प्रॉपर्टी पार्टनर्स अपनी कैपिटल की फॉर्म में लेके आए तो उसे प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माना जाएगा। यानी वो चीजें इंडिविजुअल पार्टनर की अब नहीं रहेंगी, वो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म यानी सभी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और एक्वायर्ड का मतलब जो हासिल किया, जो प्राप्त किया। अब हासिल कैसे किया? हासिल करने के 2 तरीके बताए। कहते हैं बाय परचेज, या तो आपने खरीदा होगा, और अदरवाइज या किसी और तरीके से प्राप्त किया होगा। यानी आपने किसी को कोई गुड्स बेचे होंगे या कोई सर्विस बेची होगी पार्टनरशिप फर्म ने, और बदले में कोई मशीन मिल गई होगी, बदले में कोई प्रॉपर्टी मिल गई होगी आपको। एक्वायर्ड आपने प्राप्त कैसे की? बाय परचेज कब करते हैं? जब पैसा देके आप खरीदते हैं। या कोई अदरवाइज आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई कहीं से, किसी ने दान में दे दी, किसी ने गिफ्ट में दे दी, किसी को आपने अपनी सर्विसेज दी, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, उसने कहा यार मेरी कार ही ले जाओ तुम। बाय या तो बाय और फॉर द फर्म, या तो फर्म ने एक्वायर की या फर्म के लिए एक्वायर की गई। क्यों एक्वायर की गई? फॉर द पर्पस एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम क्या मान लेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड इंक्लूड ऑल्सो गुडविल ऑफ द बिजनेस। यानी गुडविल को भी हम प्रॉपर्टी, जो बिजनेस की जो गुडविल है उसे भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मान लेंगे। अब यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम सेक्शन 14 का सेकंड पैराग्राफ सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ अपनी बात शुरू कर रहा है। आइए हम इस चीज को सीखेंगे। सेक्शन 14 कहता है कि दोबारा से आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो, पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो। अनलेस the contrary intention appears, property and rights and
and interest in the property, interest in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm, acquired for the firm. सेक्शन 14 कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी फर्म के पैसे से खरीदी गई है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी फर्म के पैसे से खरीदी है, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं दी गई, अनलेस, देखो कॉन्ट्ररी इंटेंशन दी गई है फिर तो हम उस प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मानेंगे कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हुम। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इस पैसे से, जब ऐसे प्रॉपर्टी इस सिचुएशन में इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो प्रॉपर्टी किसकी होगी? अगर जो एग्रीमेंट में लिखा है कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, अगर ऐसी विरोधाभास बात नहीं लिखी गई एग्रीमेंट के अंदर और फर्म के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू फर्म। ठीक है, सेक्शन 14 हमें दो पैराग्राफ हैं, सेक्शन 14 के दो पैराग्राफ हैं। तो पैराग्राफ जो 1 पैराग्राफ है, इसमें पैरा 1 है, जो पैरा 1 डिफाइन करता है कि मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। और पैरा 2 है, पैरा 2 defines what properties shall be deemed to be property of firm। What properties shall be deemed to property of the firm, कहता है कि जो प्रॉपर्टी फर्म के पैसे से खरीदी जाएगी वो फर्म की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, unless contrary intention appears, contrary intentions in the partnership deed, तो देखा बच्चों आपने कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को मैंने बड़ा खोलकर आपको समझाया है, एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट आपको बताया है। सेक्शन 14 का सेकंड पैराग्राफ मैं दोबारा से आपको एक बारी रिपीट करा देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अनलेस द contrary intention appears, भाई कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स का मतलब क्या है? ये कंट्ररी इंटेंशन कहां दी होती हैं? भाई एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट दो तरह के रूल्स को लेकर साथ में चलता है, एक तो पार्टनरशिप एक्ट को, एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को। तो जहां पे पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करता है तो लॉ प्रैक्टिस करने वालों को, लॉ पढ़ने वालों को, लॉ को यूज करने वालों को क्या चाहिए? जहां पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करे तो वहां तो जाकर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें, अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करे। तो अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, अब ये कॉन्ट्ररी इंटेंशन कहां अपीयर होती हैं?
पार्टनरशिप डीड में अपीयर होती हैं, कहते हैं जी प्रॉपर्टी एंड राइट्स, वो सभी प्रॉपर्टीज, वो सभी राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, जो हासिल किए गए विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म, यानी उन्हें भी फर्म की प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। तो इस अंदाज से अगर हम सेक्शन 14 को देखें तो सेक्शन 14 में 2 पैराग्राफ हैं। पैरा 1 डिफाइन करता है कि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, और सेक्शन पैरा 2 डिफाइन करता है कि किन को हम डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म मान लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 14 के पैरा 1 में हमने मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी देखा, और पैरा 2 में हमने देखा कि व्हाट प्रॉपर्टीज शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही लेक्चर लेना चाहते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए मेरे टेलीफोन नंबर पर 9818050252 पर। थैंक यू वेरी मच।